अस्सलाम वालेकुम बच्चों महा टीटी का प्रीवियस ईयर 2025 का इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर पे प्रीवियस ईयर के पेपर 100 सेकंड के सारे वीडियो डिटेल में पेपर सॉल्व करा के और उनकी जो टेक्निक है ट्रिक्स है वो सारे बताने वाला हूँ। मैं एक टाइम में 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आधे घंटे का लेक्चर होगा, फिर अगले 10 से 12 क्वेश्चन अगले उसमें ऐसे करके सारे पेपर कवर करने वाला हूँ। प्ले लिस्ट में मैंने इंग्लिश ग्रामर 2026 बोल के एक प्ले लिस्ट बनाई है, वहां पे आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग सारे लेक्चर देखने को मिलेंगे। आप वहां जाके सारी चीजें देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज हम लोग जो बच्चे महा टीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो 1 अप्रैल से हम बैचेस शुरू कर रहे हैं दोनों ही पेपर की। फीस का स्ट्रक्चर आपके सामने देख लेना। आपको क्लासेस में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको उसमें इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस कराएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, सारी चीजें आपको क्लास में कराने वाले हम लोग। जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे एड्रेस दिया है, यहाँ पे ऑफलाइन वाले यहाँ विजिट करो और ऑनलाइन वाले इस नंबर पे कॉल करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये पेपर 2025 का है। 2025 का पेपर फर्स्ट का है। आज हम लोग ना 42 to 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके अंदर के पैसेज में। इसके पहले के जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करा के डाल दिए हैं, आप देख लेना। मैं पेपर सेकंड के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। और आप लोगों को एक चीज समझ लो कि पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसा नहीं कि पेपर फर्स्ट वाले सेकंड का नहीं करेंगे और सेकंड वाले फर्स्ट का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। सबने सब पेपर का सॉल्व करना, लगभग एक जैसे सिलेबस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन अभी यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कलर पेन और ले लेते थोड़ा। ठीक, तो 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा। ठीक, तो जो 42 का जो नंबर है आपका, वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको WH टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका ये मतलब है कि जो अंडरलाइन किया गया है वो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर ये वाला आना चाहिए, ये वाला जो अंडरलाइन किया गया ये आंसर आना चाहिए। ऐसा आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, तो ये स्टेटमेंट है द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस। तो आपको ऐसा सवाल बनाना है कि उसका आंसर ये आए, ये आए। तो यहाँ पर क्या है, ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो आंसर कब आएगा, जब आप सवाल बनाइए ऐसा। तो सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए ना, तो व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस, व्हाट, तो व्हाट क्या, सक्सेस के लिए क्या, तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क और डेडिकेशन। तो आपको ये आना चाहिए। मतलब सक्सेस के लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन जरूरी रहता, तो सक्सेस के लिए क्या जरूरी रहता, क्या, तो क्या, क्या से हमारा क्वेश्चन शुरू होना चाहिए, हमारा क्या। तो व्हाट इज की टू सक्सेस, व्हाट इज क्या, मतलब हमारे को ये इसका आंसर क्या आना चाहिए, सक्सेस के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सक्सेस के लिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो क्या से हमारा शुरू होगा और क्या का मतलब होता है व्हाट। ठीक है, व्हाट, तो इसलिए आपका आंसर शुरू होगा व्हाट से। अब बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह व्हाट है, बाकी जगह अलग अलग दिखेंगे आपको। तो हु किसके लिए रुकता, हु मतलब कौन। तो अगर आपको कोई इंसान पूछना रहता था तो आप कौन से शुरू होता, बट यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, तो इसके लिए क्या आएगा, क्या, सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है ये, तो क्या, तो इसलिए व्हाट से आंसर आएगा। हु से इसलिए देगा, हु से हम लोग किसी इंसान के बारे में पूछते, कौन, सक्सेस के लिए कौन चाहिए ऐसा है क्या वहां पे, नहीं, सक्सेस के लिए क्या चाहिए ऐसा है। तो इसलिए ये वाला आंसर उसका नहीं रहेगा। उसके बाद में विच मतलब कौन सा, कौन सा, कौन सा, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में, उसमें से आपको कौन सा, तो यहाँ पर कौन सा नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए सक्सेस के लिए क्या, इसलिए व्हाट आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। उसके बाद में वेर, वेर का मतलब होता कहाँ, कहाँ, तो कहाँ, यहाँ पे कोई जगह के बारे में पूछ रहा क्या, सक्सेस के लिए कौन सी जगह चाहिए, नहीं, यहाँ पे पूछ रहा सक्सेस के लिए क्या चाहिए, क्या, क्या चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, टू व्हाट से, ये वाला। ठीक है, याद रखना जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, वो आंसर आना चाहिए। तो बाकी जो बचा है उसको लेकर आपको सवाल पूछना रहता है। तो ऐसे करके आपको आंसर करना निकालना रहता है। यहाँ पर जो सेकंड नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों,
यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम अंडरलाइन क्लॉज, क्लॉज को लेकर सवाल पूछा है, ये जो अंडरलाइन है ये कौन सा क्लॉज है, तो आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आई हैव पुट इट वेयर आई कैन फाइंड इट। देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। आई हैव पुट इट, आई हैव पुट इट, आगे क्या है, वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन, वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन, वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये वाला जो क्लॉज पूछ रहा है आपको, ये वाला कौन सा क्लॉज है, तो बच्चों यहाँ पर ना अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, आई हैव पुट इट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ऐसा लिख सकता। अब यहाँ पर ये जो अल्फाज है ये हो गया, ये पुट रखने की जगह बता रहा है ना, रखने की क्या जगह बता रहा, प्लेस, प्लेस। ये अल्फाज क्या बता रहा, मतलब ये एडवर्ब है, तो वर्ब क्या है हमारा, पुट, पुट मतलब रखना, और ये ऑन ग्राउंड रखने की जगह, तो मतलब ये क्या हो गया, वर्ब के बारे में बताने वाला एडवर्ब, ये क्या एडवर्ब है, ये एडवर्ब, एडवर्ब, और ये एडवर्ब प्लेस बताता, जगह बताता रखने की। तो हमने क्या किया, ये ऑन द ग्राउंड की जगह एक पूरा क्लॉज यूज कर दिया, ये वाला। एक बार और समझा देता, नहीं समझ में आऊंगा तो किसी के, यहाँ पर आई हैव पुट इट वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन, तो यहाँ पर ये पूरा क्लॉज यूज किया है ऐसा, ये वाला। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर आई हैव पुट इट ऑन द ग्राउंड लिखा मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर ये पुट मतलब वर्ब है आपका, वर्ब, और वर्ब के बारे में बताने वाले को बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब। तो यहाँ पर रखने की जगह कौन बता रहा, ऑन द ग्राउंड, रखने की जगह बता रहा, मतलब ये ऑन द ग्राउंड क्या है, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। अब वो एडवर्ब क्या बता रहा, प्लेस बता रहा, जगह बता रहा, रखने की जगह। तो हमने क्या किया, ऑन द ग्राउंड की जगह एक पूरा सेंटेंस इस्तेमाल किया, क्लॉज इस्तेमाल किया, आई हैव पुट इट ऑन द ग्राउंड या वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। आप ये यूज करो कि ये यूज करो, एक ही बात है, दोनों ही ये पुट की जगह बता रहे, रखने की जगह बता रहे, तो दोनों ही क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब में कौन सा है, जगह, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो हमको देखना है कि कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम रहेगा क्या, नहीं, टाइम नहीं बता रहा हूँ, जगह बता रहा हूँ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन नहीं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस नहीं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। देखिए यहाँ पर ना बहुत आसान था प्लेस ढूंढना, बट एडवर्ब की जगह अलग अलग ऑप्शन होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ नाउन रहता, सॉरी नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, तो कंफ्यूज होते हैं आप, इसलिए थोड़ा समझा के बताने की कोशिश की है मैंने यहाँ, ये वाला। अगला देखते हैं, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरनी है आपको। द फर्स्ट डैश ऑफ कोविड-19 इज कोल्ड, कोल्ड। देखिए यहाँ पर ना ये बीमारी है, कोविड-19 बीमारी है, और बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिम्टम्स आएगा। तो ये पहली एक मतलब बीमारियों के लिए सिम्टम यूज करते हैं हम लोग, कोई भी बीमारी अगर पहचानना है तो उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो एक ये तरीके से इसका ये आंसर करेक्ट है, और एक दूसरा तरीका है जिसकी वजह से इसका आंसर है, देखो यहाँ लिखे द फर्स्ट। तो जब भी द फर्स्ट कोई चीज आती ना, कोई भी चीज अगर आप यहाँ लिखेंगे द फर्स्ट, द फर्स्ट, तो यहाँ पर जो भी नाउन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर, सिंगुलर रहेगा, सिंगल आना चाहिए उसमें, क्योंकि फर्स्ट मतलब सिंगल होता है इसके हिसाब से। अब यहाँ पर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे तो सारे प्लूरल है, जैसे यहाँ पर साइन, साइन भी प्लूरल है, तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ सिम्टम सिंगुलर है, वो हिसाब से भी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में फीचर्स, ये भी प्लूरल है, इसलिए भी इसका आंसर ये नहीं है। और इविडेंसेस, इविडेंसेस ये भी प्लूरल है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो मतलब जिसको पता था कि द फर्स्ट के आगे सिंगुलर टर्म्स आनी है, तो उसको बहुत आसान था इसका आंसर निकालना। उसको मालूम है कि सिंगुलर देखना है और काम हो गया अपना, आगे बढ़ना है, तो ये वाला उसका सिंगुलर था द फर्स्ट का, तो इसलिए ये इसका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई मूड, मूड ये अंडरलाइन वर्ड का मूड क्या है, उसका मतलब क्या है आपको बताना है। तो क्या लिखे, अश्विनी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, है ना। अश्विनी एक नाम की लड़की है, वो बहुत सारी
जुबानें बोल सकती है, बोल सकती है ना, वो कर सकती है। तो उसका मूड क्या है, परमिशन मांग रही है यहाँ पे, नहीं कर सकती है, एबिलिटी है उसके अंदर में, वो कर सकती है। यहाँ पे कंपल्शन क्या है, क्या कंपल्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग मस्ट, मस्ट काय के लिए यूज करते हैं, कंपल्शन के लिए यूज करते हैं। हाँ, परमिशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मे, है ना, कुड भी यूज करते हैं, कुड परमिशन के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पर कर सकती है मतलब एबिलिटी, और एबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन, कैन। सर्टेनिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक तो शाल यूज करते हैं या विल यूज करते हैं। हम सर्टेनिटी के लिए यूज करते हैं, निश्चित कोई चीज होने वाली है, कंफर्म होने वाली है आगे चल के, तो उसके लिए शल विल यूज किया जाता है सर्टन चीजें दिखाने के लिए। बट यहाँ पर एबिलिटी है ना, अश्विनी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो कर सकती है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ये वाला। परमिशन, कंपल्शन, कंपल्शन के लिए मस्ट यूज करते हैं हम लोग, मस्ट, यू मस्ट स्टडी हार्ड टू पास, तुम्हें पास होना है तो तुम्हें हार्ड वर्क करना ही होगा, मस्ट हार्ड वर्क। तो कंपल्शन के लिए और परमिशन के लिए मे और कुड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। जैसे क्लास में एंट्री लेते हैं हम लोग तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, है ना, मैं तो, और कुड आई डू दिस, इस तरह के हम लोग परमिशन मांगने के लिए मे और कुड का इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे पैसेज है 46 to 50 नंबर तक क्वेश्चन पैसेज के अकॉर्डिंग है। पैसेज में सेपरेट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि पैसेज कैसे डील करने का है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, वो भी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया गया है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। तो यहाँ लिखे हुर्रा, तो ये हुर्रा है, तो ये सबको मालूम है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन है इसको बोलते हैं। तो जो भी इस तरह के वर्ड रहते हैं, हुर्रा, ब्रावो, तो इनके नीचे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है ना, जैसे यहाँ लिखे आ गया, यहाँ पे लिखे हुर्रा और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है यहाँ पे इसके आगे, जैसे लिखा ब्रावो, ब्रावो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ओह एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ओहो एक्सक्लेमेटरी में एस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, तो इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, या फिर इसको इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, जो आंसर है आपका, ठीक है। तो ये वाले रहते, इनके बाद में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहता, ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन है 52 का, वो आपको बोल रहा है कि मतलब ये जो दिया है यहाँ पे नंबरिंग, तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें उसका सही मतलब का अल्फाज तैयार होगा। यहाँ पर आपको क्या करता है, ऐसे अल्फाबेट दे देता, किसी एक वर्ड के घुमा फिरा के, कोई एक वर्ड लेता, उसको घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के रख देता, और उसके नीचे नंबर दे देता ऐसा। तो आपको इसका मीनिंगफुल मतलब बताना रहता नीचे ऑप्शन में से। तो इसका तरीका क्या है, थोड़ा जूम करके बताता, समझ में आएगा, बड़ा बड़ा है तो। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ नंबर लिख लेने के जिसकी उसके नीचे, और आपको समझ में आएगा कि कौन सा है। तो यहाँ पर देखो 5 नंबर के नीचे कौन सा है यहाँ पे, तो ये थोड़े टेढ़े टेढ़े है, तो थोड़ा ध्यान देना ना, तो गलत ले लेंगे ऐसा। तो 5 नंबर पे, यहाँ पे 5 नंबर है, तो 5 का क्या है, ई है, ई। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता और कैपिटल लिखता आपको दिखने के लिए। उसके बाद में 6 नंबर है, तो 6 नंबर के ऊपर क्या है, डी, डी है यहाँ पे। उसके बाद में 3 नंबर है, तो 3 नंबर के ऊपर क्या है, एस, एस। उसके बाद में 4 नंबर है, तो क्या है, ई। उसके बाद में कौन सा नंबर है, 7, एक मिनट फिर से लिखता, 5 के ऊपर ई, उसके बाद में 6 के ऊपर डी, 3 के ऊपर एस, 4 के ऊपर ई, उसके बाद में उसके बाद में 7 है, 7 के ऊपर एम, 8 के ऊपर ई, 2 के ऊपर टी, और 1 के ऊपर ई। तो इट सीम, कुछ दिख रहा नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, 3 के ऊपर क्या है, तो एस है। उसके बाद में 1 के ऊपर क्या है, ई। उसके बाद में 2 के ऊपर टी, 4 के ऊपर ई, नहीं, 3 के ऊपर 5,
एस, एक के ऊपर ई, दो के ऊपर टी, सात के ऊपर एम, आठ के ऊपर है आपका ई, आठ के ऊपर ई, पांच के ऊपर ई, चार के ऊपर ई, नहीं ये भी नहीं है। उसके बाद में ये नंबर देखेंगे, एक के ऊपर है ई, तीन के ऊपर एस, तीन के ऊपर एस और दो के ऊपर टी, चार के ऊपर ई, पांच के ऊपर फिर से ई, पांच के ऊपर ई, सात के ऊपर एम, आठ के ऊपर ई और छह के ऊपर डी। हाँ स्टीम, हाँ तो ये तैयार हो गया यहाँ पे। स्टीम बोल के एक शब्द है, स्टीम मतलब जो प्रभावशाली, बहुत सरदार इंसान रहता है उसको बोलते हैं स्टीम्स। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर तैयार हो गया है यहाँ पे। ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। हर लगभग सारे क्वेश्चन में एक बार पूछा ही है, तो आप इंटरनेट से या फिर चैट जीपीटी वगैरह से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन निकालना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ये फटाफट देखने की। थोड़ा प्रैक्टिस में मैं कम होने की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा, आप लोग प्रैक्टिस अच्छी करना इसकी, ताकि आपको आसानी से फटाफट इसका आंसर निकले, ठीक है। वरना इसमें टाइम चला जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है आपको करके रखना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे खाली जगह भरनी है हमारे को। देयर इज अ डैश ऑफ लायन, मतलब यहाँ पर डैश ऑफ लायंस, लायंस का क्या रहता है यहाँ पे, हर्ड तो कैटल की रहती, हर्ड है ना, हर्ड ऑफ कैटल, कैटल्स की आती ना हर्ड्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का फ्लॉक रहता। और बैंड, बैंड ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का बैंड रहता। और प्राइड ऑफ लॉयन, प्राइड ऑफ लॉयन। तो इसलिए हमारा 4 नंबर का आंसर है लॉयंस, इसलिए ये इसका आंसर है 4 नंबर का। लॉयंस का क्या रहता, प्राइड, प्राइड ऑफ लॉयंस रहता। ये रट लेना, कलेक्टिव नाउन है, आपको कलेक्टिव नाउन पे एक सवाल पूछता ही है, तो इसको याद कर लो। जैसे बैंड ऑफ आर्टिस्ट हो गया, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और हर्ड ऑफ कैटल, तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, आपको कोई भी किताब में मिल जाएंगे, एक सवाल पूछता है उसमें से, तो देख के रखो। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टेंस, टेंस आइडेंटिफाई करना है आपको, तो यही देखना पड़ेगा आपको। हैज बीन अ सक्सेसफुल लॉयर, हर्ष हैज बीन, हैज बीन मतलब यहाँ पर सक्सेसफुल लॉयर, इसका मतलब ये है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यस। 2 नंबर का इसका आंसर है ये वाला। देखिए बहुत सारों को कंफ्यूजन हो रही होगी। देखिए यहाँ पर देखो परफेक्ट टेंस कैसा यूज करते हैं, जैसे कि परफेक्ट टेंस में क्या आता है आपका, हैव या फिर आता है हैज, दोनों में से कोई एक आता, हैव या आता हैज, और वी थ्री आता वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, हैव या फिर हैज आएगा, और बिन और वर्ब का तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म आता वर्ब का, मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म मतलब जिसको ईडी लग जाता है ना, आस्क्ड, आस्क्ड लग जाता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर हैव या हैज बीन आस्किंग, आस्किंग, तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिन जिसमें आता कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आते, ये दोनों जो है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आते दोनों, और ये मेन वर्ब आता कंटिन्यू फॉर्म में, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता। यहाँ पर ये बिन जो है, अभी ऊपर का जो सेंटेंस है उसमें क्या है, हैज, हैज बीन सक्सेसफुल और सक्सेसफुल, मतलब यहाँ पे कोई वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये ही वर्ब का तीसरा फॉर्म है इसके जैसा। तो कंफ्यूज मत होना, यही क्या था, परफेक्ट टेंस था, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं था। इसको एक बार और देख लो, यहाँ पर अगर आ गया, हाँ, अगर यहाँ पर कुछ लिखे रहता हर्ष हैज बीन प्लेइंग, ऐसा प्लेइंग, तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्लेइंग, प्लेइंग अगर रहता तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। यहाँ पर ये बिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। कैसा आपको समझा देता मैं, देखिए परफेक्ट टेंस में क्या रहता, परफेक्ट टेंस जो रहता है उसमें क्या रहता है, हैव का
हेल्पिंग वर्ब रहता, हैव या हैज रहता, और वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तब ये परफेक्ट टेंस रहता। अब यहाँ पर उसने हैव यूज किया, हैज यूज किया और बिन लगा दिया, बिन, तो ये बिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इसकी जगह लिया उसने और ये हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। अब ये बिन तीसरा फॉर्म कैसा, इसको समझते हैं। ये तीसरा फॉर्म कैसा था, देखो वर्ब के पास फॉर्म होते V1, V2, V3, V4 और V5, ऐसे वर्ब के पास फॉर्म होते हैं। तो उसमें अगर हम लोग देखें, इसको पेन को कलर चेंज करते हैं थोड़ा, हाँ, तो जैसे आस्क है ना, V2 क्या आएगा, आस्क्ड, परफेक्ट टेंस भी क्या आएगा, आस्क्ड, V4 क्या आएगा, आस्किंग, और V5 आएगा आस्क, एस लगेगा आखिरी में, एस, आस्क, ठीक है। तो अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं एम, यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी एम, और ये वॉज, यहाँ पर आएगा आपका बिन, यहाँ पे आएगा बिंग, और ये आएगा यहाँ पे इज। ऐसे इसके जो हेल्पिंग वर्ब है, जब मेन वर्ब का तरह काम करता है ना, तो इसके भी 5 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर ये बिन जो है तो V3 है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है और मेन वर्ब है मेन, इसलिए ये परफेक्ट टेंस था। यहाँ पर वो लिखा उसने हैज बिन, और यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या है, V3 है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो यहाँ पर हैज बिन, यहाँ पर कुछ तो भी मेन वर्ब होता है और उसको ing लगता है, जैसे आस्किंग लगता है यहाँ पे, तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाते कब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हो सकता है सब रॉकेट उड़ रहे होंगे आपके ऊपर से, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट में समझाने में ऐसी होता, क्लास में मैं डिटेल में समझाता हूँ, बहुत क्लियर चीजें दिखती बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को भी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आर्टिकल चूज करने हैं ये वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक आर्टिकल यूज करना है और एक यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अ वर्ड टू डैश वाइज इज सफिशिएंट, है ना, शान इंसान को एक अल्फाज शब्द ही काफी है, वैसा है। तो यहाँ पे अ वर्ड एक अल्फाज, तो ए आएगा यहाँ पे, क्लियर हो गया। अ वर्ड टू डैश, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आने वाला है वो एन तो आना नहीं है, ये एन आना नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाइज है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। उसके बाद में स्टार्ट में पहले ए लग गया हमारा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो अब यहाँ पे आपके दो ही ऑप्शन बचे, एक तो ए आएगा या फिर द आएगा, ऐसा है। तो द कब आता है, जब ये पर्टिकुलर या नॉन या फिर डेफिनेट चीज होती तो वाइज जो है वो डेफिनेट नहीं है। कौन वाइज, मालूम नहीं कौन वाइज, नहीं ना, कुछ पक्की चीज बात होती तो द लगाते हम लोग, अगर पक्की बात नहीं है तो ए या एन लगाते हैं। तो अब वाइज कुछ पक्का दिख रहा है आपको, किसके बारे में बात हो रही, कौन है यहाँ पे, कौन सी चीज डिसाइड कर रही, वाइज कुछ नहीं है, तो मतलब ये अननोन चीज है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, ए। तो इसलिए ये भी एक ए हो गया, ये भी हो गया, इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका, आ गया ये वाला 1 नंबर का, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना, बहुत सिंपल है, पहचानना, कहा लिखो यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जो ए रहते ना, ए और एन, ठीक है ना, तो ये डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इसको, और दो जो है ना तो डेफिनेट है, ये क्या है, डेफिनेट है, पता है, डेफिनेट है। जो चीज पहले से पता होती है तो उसके लिए दो यूज करते हैं हम लोग, जानकारी है उसके बारे में तो दो, और पता नहीं कौन है एग्जैक्टली, पता नहीं कुछ है पर क्या है, किसको है, क्या है, कुछ नहीं है, तो फिर ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको भी वापस शॉर्टकट समझाया, तो इसलिए शायद नहीं पड़ेगा पल्ले, पर क्लास में डिटेल में समझाता तो सब समझ में आता, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरना है। द रिच मैन ट्रैवल ऑल ओवर, है ना, ऑल ओवर, ये दोनों हमेशा फ्रेजेस है, हमेशा जुड़े रहते, ऑल ओवर आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए दो का लगाने का काम नहीं, वो हमेशा चिपके रहते एक दूसरे को, तो ऑल ओवर आएगा यहाँ, ऑल ओवर, ठीक है। और द वर्ल्ड बाय एयर, यहाँ पे बाय आएगा, अगर आप किसी चीज से ट्रैवल करें तो आप बाय बताते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अंदर बैठे हैं, तो इन लगाने का, जैसे आई एम ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, इन द कार, अगर आप एक्चुअल में बैठे हुए तब, बट आप बता रहे हैं कि पहले आपने कभी ट्रैवल किया था या आप बाद में करने वाले हैं,
अभी बैठे नहीं है उस चीज में, बता रहे कि इससे करेंगे उससे करेंगे, तो तब बाय लगाने का, बाय। हाँ बैठे हुए हैं ट्रेन में, कार में, प्लेन में, तब इन बोलने का, आई एम ट्रैवलिंग इन कार, बस जो भी है। बट आप बाहर हैं और बता रहे कि हमको इससे करना है उससे करना है, तब हमेशा बाय लगता। तो एयर से ट्रैवल करेंगे, इसका मतलब प्लेन से ट्रैवल करेंगे, इसलिए बाय लगेगा वहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मिसमैच पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे फॉक्स का विजन होता है, ये बात सही है, ये बहुत बार पूछा है, याद रखना। फॉक्स का बहुत सारे लोगों को लगता है फॉक्सन होता हुआ, तो ये गलत रहता, विजन ही आता, ये याद रखो, कई बार रिपीट हो गया महा टीटी में। लॉयन का लॉयनेस होता और चिकन का कॉक होता, ये भी बराबर है। लियोपर्ड के लिए लियोपर्डनेस नहीं होता, लियोपर्ड हम बोलते हैं मेल लियोपर्ड, फीमेल लियोपर्ड है ना, मेल लियोपर्ड या फीमेल लियोपर्ड बोलते हैं उसके लिए, ऐसा नेस वगैरह लगा के नहीं करते उसका, इसलिए मिसमैच यही है। अगला सवाल पूछ रहा आपको डिग्री के ऊपर से, डिग्री कंपेरेटिव डिग्री पहचाननी है आपको, तो ये आपका स्टेटमेंट दिया है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री पहचाननी है, और ये सबसे आसान होता है ग्रामर में डिग्री पहचानना। बच्चों कंपेरेटिव डिग्री पहचाननी किसकी, इस सेंटेंस की, और ये सेंटेंस कौन सा है, नो अदर। नो अदर जब आ गया तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी, और छोटा ग्रुप, क्योंकि नो अदर का क्या रहता है, छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप कौन सा, पॉजिटिव डिग्री का छोटा ग्रुप। अब हमको कंपेरेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप देखना है, तो कंपेरेटिव डिग्री में छोटे ग्रुप में क्या रहता है, एनी अदर देखना है आपको, एनी अदर, जहां एनी अदर रहेगा वो छोटा ग्रुप, देन के बाद देन एनी अदर, छोटा ग्रुप कंपेरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर देखना होता है। तो पहला यहाँ पे वन ऑफ, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, गलत। यहाँ पर लार्जर देन मोस्ट अदर, नहीं हमको एनी अदर चाहिए, ये मोस्ट अदर है, ये गलत। यहाँ पर देन के बाद एनी अदर आ गया, हमारा आंसर ये वाला आ गया। बाकी तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी गलत, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री ये वाली है और ये वाली है, बट ऊपर वाला बड़ा ग्रुप है इसलिए गया, छोटा ग्रुप हमारे को चाहिए था, इसलिए ये इसका आंसर। ठीक है, डिग्री इतना सिंपल, हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है इसको, डिग्री को 10 सेकंड भी कभी कभी ज्यादा लगते हैं मुझे इसको पहचानने के लिए, इतना सिंपल है। बट बड़ा ग्रुप क्या है, छोटा ग्रुप क्या है, कैसी डिग्री पहचानना, उनकी क्या ट्रिक्स है, वो पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ सारी चीजें समझा नहीं सकता, इसलिए आप समझते चलो। ठीक है, चूज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है आपको यहाँ पे, और ही सेज प्रेजेंट टेंस यस ने, और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। याद रखिए यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर देखिए बच्चे, बच्चों यहाँ पर याद रखना, आपको कभी भी यहाँ पर लिखे देता है ए सेड, सेड, और यहाँ से एक सेंटेंस दिया जाता है ऐसा, ठीक है, एक सेंटेंस दिया जाता है इन्वर्टेड कॉमा में, तो आपको तीन चीजें चेंज करनी होती है। एक तो ये सेड है तो इसको इसकी जगह चेंज करनी होती है, और यहाँ पर लगाना होता है कंजक्शन, कंजक्शन, और यहाँ पे इसका टेंस चेक करना होता है, टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना रहता है। तो ये तीन चीजें देखनी होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, इसको क्रॉस चेक करने का आंसर आ जाता है, इसलिए 10 सेकंड काफी होते हैं, बट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे देखनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने सेड आया तो यहाँ पर इसका टेंस पास्ट टेंस हो जाता है ना, यहाँ पे सेड आया तो इसका पास्ट टेंस हो गया, और यहाँ पे उसने से बोला तो जो स्टेटमेंट है उसका टेंस बदलता नहीं है, तो हमारा ये वाला मतलब ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे टेंस हमको चेंज करना नहीं है, हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको से नीचे लेना है, कंजक्शन देखना है, प्रोनाउन चेंज करना है, खत्म करना है। तो वापस आते क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर से है तो इसका टेंस चेंज होने वाला नहीं है, वो जैसा क्या वैसा रहेगा, सिर्फ आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं और कंजक्शन लगाना है। तो यहाँ पर ये सेड वाला निकल गया, और ये वेंट वाला ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और विल तो था ही नहीं लेने का, टेंस चेंज करना ही नहीं था, इसलिए आंसर आ गया। मैंने पढ़ा ही नहीं अंदर क्या है, मुझे मालूम ही नहीं उसका मतलब क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या देखना है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया। मैंने प्रोनाउन भी नहीं चेंज किया, इसलिए आंसर आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कुछ चीजें चेक करनी थी, चेक किया, नहीं दिखी कट करके निकल गया आगे। तो इतना सिंपल होता है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ, चूज करेक्ट सिंपल सेंटेंस, सादा जुमला बनाना है आपको, सादा। और यहाँ पर ये जो है ना, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिए, देखिए यहाँ पे तीन तरह के सेंटेंस के टाइप रहते हैं, इधर बता दो, जगह खाली नहीं चारों। देखो, एक जो सेंटेंस रहते हैं ना, ये वाला एक सेंटेंस है,
और ये वाला सेंटेंस है। इसको कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट में कंजक्शन लगा, यहाँ पे कंजक्शन लगा स्टार्ट में, तो ठीक है, मतलब यहाँ पे कंजक्शन लगा, ऐसा बोलता हूँ मैं, कंजक्शन यहाँ पे लगा और ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया, तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स या फिर आपका सेंटेंस ये शुरू हुआ और ये एक सेंटेंस शुरू हुआ और कंजक्शन यहाँ लगा, तो भी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब दो सेंटेंसेस का मतलब है, ये कंजक्शन ने यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो दो सेंटेंस को जोड़ते हम लोग, अगर कंजक्शन यहाँ लगा या यहाँ लगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। उसके बाद में एक कंपाउंड टाइप का सेंटेंस रहता है, उसमें भी दो सेंटेंस रहते हैं, एक ऐसा सेंटेंस आएगा और एक ऐसा आएगा, और इनके बीच में यहाँ पे अगर कंजक्शन लगा तो इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही कहानी है कि दो सेंटेंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और कंजक्शन बीच में लगेगा, तो ये होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अगर एक ही जुमला है ना, एक ही जुमला है और उसमें एक सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, सब एक ही जुमला है, उसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो, सिर्फ एक ही मेन वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस रहता, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं इसको। अपना जो क्वेश्चन है इसमें उसने दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है। यहाँ पे इफ कंजक्शन आया स्टार्ट में, ये एक जुमला है, यहाँ तक सेंटेंस है और एक ये एक सेंटेंस है यहाँ तक, तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा है और हमको बोल रहा है कि इसको सिंपल बनाओ, यानी कि एक ही सेंटेंस बनाओ। अब एक सेंटेंस बनाना है तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओनली इंडियंस आर, इसमें एक ही सेंटेंस है, इंडियंस अलोन मस्ट, ये भी एक सेंटेंस है, नॉन बट इंडियन शुड बी, ये भी एक सेंटेंस है, इंडियन आर एडमिटेड बट, यहाँ पे कंजक्शन बीच में यूज करा, एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, इसका मतलब ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, तो ये ऑप्शन निकल गया। अब हमको तीनों में से देखना है कि कौन सा सही होगा हमारे लिए, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर इफ नॉट, इफ के साथ नेगेटिव आया, इफ के साथ नेगेटिव आया, किसी जुमले में इफ के साथ नेगेटिव आया तो उसका अल्टरनेटिव सेंटेंस इस तरह होता, नॉन बट, इफ नॉट के बाद नॉन बट इंडियंस, तो ये वाला उसका उसकी जगह लेता है, इसलिए ये आंसर है। इफ के साथ अगर नॉट आया, इफ के अगर कोई नहीं है, अगर कोई नहीं है, अगर कोई नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, नन बट इंडियंस, नन बट इंडियंस, तो इफ नॉट की जगह ले लेता नन बट, नन बट, तो इसलिए इसका ये आंसर है। अब ये मुझे पता था इसलिए मैंने आंसर खट से निकाल लिया, बट बाकी दो जुमले क्यों नहीं है, फिर उसका कोई रीजन होना चाहिए, तभी हम एक को अलग कर सकते। तो देखिए यहाँ पर ना पहला वाला जो ऊपर का सेंटेंस है ना, वो नेगेटिव टर्म्स में बता रहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो यहाँ क्या बोला, ओनली इंडियन शुड, ये पॉजिटिव लेकर बात कर रहा कि इंडियन शुड बी एडमिटेड, इंडियन ही एडमिट कर लेना चाहिए, तो वो जो कैरेक्टर है उसका क्वेश्चन का वो इसमें आ नहीं रहा, इसलिए निकल गया, इंडियन अलोन मस्ट बी एडमिटेड। यहाँ पर ना मस्ट जो है वो कंपल्सन करता, कंपल्शन, और यहाँ पर कैन यूज किया उसने, कैन बताता कर सकते हैं या कर नहीं सकते हैं, तो वहां पर करना ही चाहिए या करना ही नहीं चाहिए, ऐसा मतलब हो जाएगा मस्ट का, तो इसलिए ये भी निकल गया और बच जाता आपका ईच। थोड़ा ट्रिकी है, हो सकता मुश्किल जाता बच्चों को, बट ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो थे वो हो गए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता, टेलीग्राम पे शेयर कर देता, इसकी पीडीएफ देख लेना। मैंने कुछ गलती की है तो वो भी कमेंट में बताइए, आपको कोई डाउट है तो वो भी बताइए, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।